देखिए, आज हम लोग जो हमारा चैप्टर है वैद्युत रसायन, जो कल हमने शुरू किया था, और उसमें कुछ चीज़ें रह रही हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो पहले तो एक बार हम ये देख लेते हैं हमने कल कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको ध्यान है या नहीं है कि कल हमने क्या पढ़ा है। तो वैद्युत रसायन जो चैप्टर है, कल हमने उसकी शुरुआत करी थी और उसमें जो जो टॉपिक्स हमने कल कवर किए थे उसमें बेसिक कंसेप्ट यानी इसके जो मूलभूत जो कुछ नियम हैं जिनके द्वारा इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, उनकी हमने चर्चा करी थी। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव कैसे होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, कौन से इलेक्ट्रोड पर तो आपका अपचयन होगा, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड पर आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। दूसरा, आपका जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इसके बारे में जानकारी ली और दोनों के उदाहरण हमने चेक कर लिए थे। रेडॉक्स अभिक्रिया का भी हमने डायरेक्ट जो रिएक्शन थी, प्रत्यक्ष जो अभिक्रिया थी उसका भी उदाहरण हमने पढ़ा था, और अप्रत्यक्ष जो अभिक्रिया है उसका उदाहरण भी हमने देखा था। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने एक जो सेल है डैनियल सेल जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करी थी कि डैनियल सेल क्या होता है। और जो हमने जो दूसरा जो एक कंप्लीट सेल का जो एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर आपको ध्यान हो तो हमने कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड वाला एक जो सेल है उसका डिस्कशन किया था। और उसके बाद हमने एक जो एडवांस जो सबसे एडवांस जो टेक्निक है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की, हाइड्रोजन ईंधन सेल वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके फायदे हैं, पारंपरिक सेलों की अपेक्षा उसके क्या फायदे हैं, उसको भी हमने देखा था। तो ये चीज़ हमारी कल के डिस्कशन की रही थी, जो शुरुआत की थी हमने इस चैप्टर की। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इस चैप्टर में, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिस पर न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स हैं, वैद्युत रसायन में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वो जिस टॉपिक पर बेस्ड हैं उस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। और कल एक किसी विद्यार्थी ने एक सवाल भी पूछा था कल, अगर ध्यान हो तो, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल की बात कर रहे थे हम, तो सवाल ये था कि साहब इसमें कॉपर का अवक्षेप ही क्यों नीचे आता है, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कि एक बीकर है, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है और एक जिंक रॉड हमने बताया था, डायरेक्ट रिएक्शन थी ये क्या है आपका जिंक छड़, जिंक छड़ डूबी हुई है इसके अंदर, और कॉपर सल्फेट का कैसा विलयन है, ये नीला विलयन, जिंक छड़ डूबी हुई है। तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि ये जो जिंक छड़ है इसका क्या होता है, क्षरण होना, यानी ये पतली हो जाती है और नीचे तली के अंदर इस पाती तक कॉपर अवक्षेप। तो क्वेश्चन ये आया था हमारे पास कि साहब ये कॉपर का अवक्षेप ही क्यों आता है, जिंक का अवक्षेप क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन किसी विद्यार्थी ने कल पूछा था। तो इसका उत्तर भी आज हम देंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, कि एक विशेष तत्व का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और एक विशेष तत्व का अपचयन हो रहा है, तो ये किस कारण से है, इसलिए इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। भाई जो कल नहीं समझ पाए चीज़ों को वो आज ध्यान देवें यहाँ पर, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके कल के जो सवाल आपके कुछ रह गए होंगे या जो कुछ छोटी बहुत चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो आज क्लियर हो जाएंगी आपके। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ। तो हमारी टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, अब यदि आपके जो तत्व हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, यदि रासायन विज्ञान के जो विभिन्न तत्व हैं उन तत्वों को उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, अपचयन विभव के किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, तो प्राप्त होने वाली जो श्रेणी है उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वापस से ध्यान देंगे, वापस सुन लीजिए अच्छे से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो तत्व हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, जिंक है, क्लोरीन है, लिथियम है, जो विद्युत आपके जो अलग अलग तत्व हैं, उनको हम उनके अपचयन विभवों, किसके,
अपचयन विभव, उनके जो अपचयन विभव के जो मान हैं उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। यानी सबसे पहले जिस तत्व का लिखेंगे उसका अपचयन विभव सबसे कम होगा, और जो सबसे अंत में जो तत्व लिखेंगे उसका अपचयन विभव सर्वाधिक होगा। तो अपचयन विभव का घट से घट पहले क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ क्रम, न्यूनतम से अधिकतम की ओर, उनको उस क्रम में जब हम व्यवस्थित करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक श्रेणी प्राप्त होगी, एक सीरीज प्राप्त होगी। और इस सीरीज को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, या इंग्लिश में बोलेंगे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। ठीक है, आगे बात आपके समझ में क्या बात करने वाले हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, चीज क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ लिखता हूं, उसके माध्यम से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है लिथियम। किसका लिखा है, लिथियम का एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, लिथियम। सबसे पहले लिथियम, और इसकी जो वैल्यू होती है वोल्टेज में माइनस के 3.05। ठीक, वैल्यू क्या है, E0 से तात्पर्य क्या है, यहाँ E0 का तात्पर्य मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव मैं लिख देता हूं। E0 से तात्पर्य यहाँ हमारा क्या है, मानक अपचयन विभव। फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर आपका बेरियम, और इस तरीके से ये बढ़ता चलता है। अच्छा, बड़ा लिखें यार, ये बोर्ड भी आपके क्या थोड़े छोटे हैं, वो तुरंत बढ़ जाता है, मैं 4 तत्व लिखते ही फिर उधर जाना पड़ेगा उसको। चलिए कोशिश करते हैं, जो बच्चे दूर बैठे हैं आरओटी टर्मिनल्स पर, उनके पास भी अच्छे से दिखाई देना चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। सबसे जो पहला तत्व है इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का, जो सबसे पहला तत्व क्या है, लिथियम, उसके लिए जो मान है वो है -3.05। फिर दूसरा तत्व है पोटेशियम। ये मैं बार बार ध्यान आप लोगों को जो चीज बता रहा हूं, ये AQ लिखा हुआ है, ये क्या है, AQ, जलीय माध्यम। AQ से तात्पर्य एक्वस। इसकी वैल्यू कितनी थी, 2.93। लिथियम, पोटेशियम, इसके बाद बेरियम। तो कहने का मतलब इस प्रकार से अनेकों तत्व आते जाते हैं इसके अंदर, अनेकों तत्व हैं इसके बाद। आपको सारे तत्व याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूं आपको, कि ये जो श्रेणी है इसमें कौन सी चीज हम ध्यान देंगे। तो इसमें फिर क्या होता है कि ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के तत्व आ जाएंगे। फिर इसमें आपका एक तत्व आता है हाइड्रोजन, H2। ठीक है, और इसके लिए जो मान है E0, .0। ठीक है, लिखा आपने, ये लिथियम का सबसे ऋणात्मक है। उसके बाद आता है आपका पोटेशियम, फिर बेरियम, बेरियम के बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। बेरियम है, फिर आ जाएगा आपका कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। इस प्रकार से अनेक तत्व आते हैं, और शून्य कहां पर आ जाता है, हाइड्रोजन पर। ठीक है, अभी आप ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इस पूरी श्रेणी को। इसको हम समझ, इन मानों के क्या, कैसे मान प्राप्त हुए, इनकी क्या सार्थकता है, इनकी क्या उपयोगिता है, इसको हम स्पष्ट करेंगे। फिर इसके बाद आता है Cu2+। इसका है 0.34, 0.34।
फिर आता है आपका I2, फिर है आपका Ag और सबसे लास्ट में F2। लास्ट में क्या है? फ्लोरीन F2 और इसका जो मान है वो है 2.87 प्लस 2.87। ठीक, ये आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी ये श्रेणी पूरी आपको मिलेगी। ठीक है, वहां से आप इन मानों को, जो दूसरे तत्व हैं उनको आप देख लीजिएगा। मैंने सारे तत्व इसके अंदर नहीं लिखे हैं। अब इसको समझ लें हम, इसका क्या तात्पर्य है, इसकी क्या सार्थकता है, इसकी यूटिलिटी क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो देखिए, ये जो श्रेणी है शुरू कहाँ से हो रही है? लिथियम, लिथियम यानी -3.05 और 0 आ रहा है हाइड्रोजन पर। ठीक है, अब ये क्या है? मानक अपचयन विभव है। पहली चीज क्या है? मानक अपचयन विभव। मानक से मतलब स्टैंडर्ड, यानी 1 एटमॉस्फेरिक दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। मानक से तात्पर्य क्या है? आप सब अभी लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। जब मैं मानक की बात करता हूं, स्टैंडर्ड की बात करता हूं, ठीक है, मानक मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो ताप और 1 एटमॉस्फेयर दाब। इसलिए ये जब शून्य लिखा है, ई के ऊपर मैंने जो शून्य 0 बना रखा है, जब ये साइन आएगा तब इसका मतलब मानक कंडीशंस हैं, मानक परिस्थितियां हैं। अब ये निकालते कैसे हैं? आपको देखिए, मैंने कल एक चीज बताई थी कि कोई भी सेल है, कोई भी जो सेल है वो केवल एक इलेक्ट्रोड से नहीं बन सकता। यानी खाली उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या खाली अपचयन वाला इलेक्ट्रोड है, उससे सेल संभव नहीं है, वो खाली अर्ध सेल होगा। तो हमें उनके जो वोल्टेज हैं, जो वोल्टेज जिसको ईएमएफ बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, उसका मान ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस से मतलब एक वो मानक, एक वो मान लेते हैं कि ये, जैसे इसमें जो रेफरेंस माना गया कि हाइड्रोजन रेफरेंस माना गया, यानी उन 2 इलेक्ट्रोड में से, एक सेल में जो 2 इलेक्ट्रोड हैं उसमें से एक इलेक्ट्रोड क्या है आपका? हाइड्रोजन। और इसका मानक रेफरेंस के रूप में इसकी जो वैल्यू मानी हमने 0। हाइड्रोजन जो तत्व है उसको हमने चुन लिया और उसका क्या माना हमने? वैल्यू 0। क्या वैल्यू मानी है हमने? 0। अब क्या किया हमने? हाइड्रोजन को 0 वैल्यू दे दी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या दे दी हमने? 0 वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोड यूज कर लिया मैंने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया? लिथियम का इलेक्ट्रोड यूज किया। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया? एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक लिथियम। अब जो वोल्ट मीटर में जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की, जो वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी, हाइड्रोजन, जो भी मैंने हाइड्रोजन का क्या माना है? 0। अब जो वैल्यू आएगी वो खाली किसकी वजह से आएगी? लिथियम की। और जो वैल्यू कितनी आई? आगे बात समझ में आपके? जो मैं बताना चाह रहा था, मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि ये वैल्यूज, ये जो मान है, किस प्रकार से निकाले गए। तो इसके लिए पहले एक आपने तत्व का चुनाव किया भाई हाइड्रोजन का, कि इसका हम 0 मानेंगे, इसके सापेक्ष अन्य सभी का निकालेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को एक वो मान लिया है आपने कि ये एक रेफरेंस है हमारा, इसका हम 0 मानेंगे और इसके सापेक्ष फिर हम सबका निकालेंगे। लिथियम का है, सोडियम का है, पोटेशियम का है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, सबका निकालेंगे। निकालने का तरीका क्या है? 2 इलेक्ट्रोड हैं आपके पास। कितने? 2 इलेक्ट्रोड। एक पर अपचयन होगा और एक पर ऑक्सीकरण होगा। एक पर क्या होगा? अपचयन होगा और एक पर ऑक्सीकरण होगा। आ रही है बात समझ में? तो हाइड्रोजन का तो 0 है। अब जो भी वैल्यू आएगी वो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के लिए आएगी। तो लिथियम के लिए -3.05 आ गई, पोटेशियम के लिए -2.93 आई, और इनके लिए प्लस जो हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व हैं जो यहाँ लिखे हैं, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, एफ, फ्लोरीन, इन सब के लिए क्या आई? वैल्यूज प्लस के अंदर वैल्यूज आई। तो अब इनका ये माइनस वैल्यूज का और धनात्मक जो वैल्यूज हैं इनका क्या तात्पर्य है? ये जो माइनस जो वैल्यूज आ रही हैं, ऋणात्मक मान आ रहे हैं या धनात्मक मान आ रहे हैं, इनका तात्पर्य क्या है? तो देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें जैसे हम इस श्रेणी में ऊपर की तरफ जाते हैं, किधर जाते हैं? ऊपर की तरफ हम जाते हैं, तो अपचायक क्षमता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? तत्वों की अपचायक क्षमता बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे हम श्रेणी में, जैसे जैसे हम सीरीज में ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी रिड्यूसिंग जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है।
रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ध्यान देंगे आप, अपचायक क्षमता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी लिथियम सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। लिथियम क्या है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। ध्यान देंगे आप, ठीक है। श्रेणी में ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता में वृद्धि हो रही है, और श्रेणी में नीचे की ओर आने पर अपचायक क्षमता में कमी, लेकिन ऑक्सीकरण क्षमता में वृद्धि हो रही है। वापस समझ लीजिए, दोबारा से दोहरा रहा हूं इस चीज को, जो छात्र आरओटीज पर बैठे हैं समझ लें। हम पढ़ रहे हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, एक ऐसी श्रेणी है जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों को उनके अपचयन विभव के मानों के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उनके मानों के बढ़ते हुए क्रम में, यानी ऋणात्मक मान से धनात्मक मान की तरफ, ऋणात्मक मान से धनात्मक मान की तरफ। ये प्लस 2.87 है फ्लोरीन का, और ऋणात्मक मान किसका है, लिथियम का। तो ऋणात्मक मान से धनात्मक मान की तरफ हम जा रहे हैं, इनको हमने व्यवस्थित किया है। इसमें हमने एक रेफरेंस यानी एक मानक माना है, जिसके सापेक्ष हम इन सभी अपचयन विभवों का मान ज्ञात कर रहे हैं। वो रेफरेंस या मानक क्या माना है हमने, हाइड्रोजन को, उसको हमने स्वेच्छा से मान क्या दिया, 0। इसका जो मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन का 0 है, इसके सापेक्ष हमने सभी तत्वों के मान ज्ञात किए। अब ये जो मान, कुछ मान ऋणात्मक में आ रहे हैं, कुछ मान धनात्मक में आ रहे हैं, इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है, इनसे निष्कर्ष ये है जो सर्वाधिक ऋणात्मक है, यानी श्रेणी में ऊपर जाने पर, श्रेणी में सबसे पहला जो तत्व है, या श्रेणी में जब हम जैसे से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ती जाती है। अरे ये बात समझ में आपके। और श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, लिथियम से कहाँ आएंगे, फ्लोरीन की तरफ आएंगे, तो क्या होगा, अपचायक क्षमता तो कम हो जाएगी और ऑक्सीकरण क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ जाएगी। आ गई बात समझ में आपके। तो ये सर्वाधिक अपचायक है और ये सर्वाधिक ऑक्सीकारक है। ये आपके क्लियर समझ में आ जाने चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये आपका कि इसका, लिथियम का आसानी से ऑक्सीकरण हो सकता है। ध्यान देंगे आप, लिथियम का आसानी से ऑक्सीकरण हो सकता है, ठीक है। लिथियम का क्या हो सकता है आसानी से, क्योंकि ये प्रबल अपचायक है। और इसका आसानी से क्या हो सकता है, फ्लोरीन का आसानी से अपचयन हो सकता है, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उनमें इन मानों के क्या तात्पर्य हैं। जो ऋणात्मक मान है वो क्या है, अपचायक, प्रबल अपचायक वाली श्रेणी के अंदर है। जो सर्वाधिक जो ऊपर है लिथियम है, फिर उसके बाद वो क्या है, प्रबल अपचायक है। और जो धनात्मक मान है, यानी धनात्मक मान कहाँ आएंगे, हाइड्रोजन से नीचे नीचे धनात्मक मान आएंगे आपके। हाँ 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 बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, बैठिए, अच्छा क्वेश्चन। मानक ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या है, अपोजिट है। साइन क्या कर दीजिए आप, उल्टा कर दीजिए आप इनको, क्या कर देंगे, रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इन्होंने कहा कि साहब ये अपचयन विभव आपने लिख रखे हैं, मानक अपचयन विभव, उनके क्या है, बढ़ते हुए क्रम में। अब जब हम ऑक्सीकरण विभव की बात करेंगे तो घटते हुए क्रम में। तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, विपरीत प्रक्रम है। क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत प्रक्रम है। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अपचयन प्रक्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और ऑक्सीकरण में त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। तो जब हम यहाँ, इसका क्या है, अपचयन विभव कितना है, -3, तो आपका ऑक्सीकारक विभव क्या हो जाएगा, प्लस 3.0, क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका। आ गई बात आपके समझ में, ये क्या हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आप एग्जाम में वो ऑक्सीकारक विभव का यूज कर ले, आपको सर ने तो अपचयन विभव भी पढ़ाया था, ऑक्सीकारक, जब ऑक्सीकारक आएगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चिन्ह क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। आ गई बात आपके समझ में। तो ये चीज आपके हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी, इन साइंस का क्या महत्व है, आदि आदि, ये सब चीज कर ली। अब हम बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की। ये जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसके अनुप्रयोग क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका उपयोग क्या है। हेलो क्या, I2 का, चलिए अभी बताते हैं। और इसके अलावा
अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? चलिए ठीक है। देखिए, एक विद्यार्थी का फ़ोन आया मेड़ता नागौर ज़िले से। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो श्रेणी है आपकी, विद्यार्थी का उसका सवाल बच्चे का मेड़ता से ये है कि जो श्रेणी है इसके अंदर जो मान है ये किस उसमें है, ये आप बताइए एक बार वापस। तो देखिए, ये जो मान है आपके, वो पूछ रहा है बेरियम का क्या है या I2 का क्या है। तो देखिए, इस श्रेणी में काफ़ी तत्व हैं, 40 तत्व हैं। जो इस श्रेणी में जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, आपको सारे मान याद नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़, आप क्या करो, कहीं मानों को याद करने लग जाओ, इसकी आवश्यकता आपके स्तर पर अभी नहीं है। क्योंकि हमारा जो स्तर है 12वीं का या कंपटीशन का, IIT का या PMT की तैयारी का जो हमारा जो उद्देश्य है वो है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात इस श्रेणी से हमें जो सीखने की है, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप चिन्ह क्या है उसका, जो आपका मानक अपचयन विभव है उसका चिन्ह क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। धनात्मक होगा तो वो हाइड्रोजन से नीचे होगा, और ऋणात्मक है तो हाइड्रोजन से ऊपर। और जो सर्वाधिक ऋणात्मक जो वैल्यूज है मैक्सिमम, वो क्या होंगे, प्रबल अपचायक होंगे। और जिनके लिए जैसे फ्लोरीन है, इसके लिए धनात्मक वैल्यू है तो ये सर्वाधिक क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। इससे आपको आइडिया लग जाए कि ये ऑक्सीकारक की भूमिका निभाएगा या अपचायक की भूमिका निभाएगा। जैसे अभी हम उदाहरण लेने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे एक सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रोड पर तो अपचयन होगा और कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा। तो ये चीज़ हम कहाँ से पता लगाएंगे, ये जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इससे हम ये चीज़ देखने वाले हैं। तो अब देखिए, हम बात करते हैं इसके अनुप्रयोगों की। तो ये आपने मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों ने ये मोटा मोटा इसका समझ में आ गया है और इसको उतार भी लिया है आप लोगों ने। ये 5-6 मान मैंने जो लिखा है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो जो इसका पहला जो अनुप्रयोग है, इसके पहला अनुप्रयोग यह है कि आपका ऑक्सीकारक अथवा अपचायक क्षमता का आकलन। अपचायक क्षमता, अपचायक, एक बार मैं बड़ा लिख देता हूं, फिर वो दूर जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अपचायक क्षमता अथवा ऑक्सीकारक क्षमता का आकलन। ठीक है, पहला अनुप्रयोग। तो आप श्रेणी के माध्यम से पता लगा सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो तत्व है ये किस प्रकार की भूमिका निभाएगा, ये ऑक्सीकारक होगा या अपचायक होगा। ठीक है, जैसे जैसे ऋणात्मक जो मान है उसमें वृद्धि होती जाएगी, यानी हम श्रेणी में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी अपचायक क्षमता में वृद्धि होती जाएगी। और जैसे जैसे हम श्रेणी में नीचे आएंगे और उसके धनात्मक मानों में वृद्धि होती जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। पहली चीज, पहला अनुप्रयोग। दूसरा पॉइंट आप नोट करें। दूसरा पॉइंट यह है आपका कि सेल के विद्युत वाहक बल की गणना। किसकी, सेल के विद्युत वाहक बल की गणना। सेल के विद्युत वाहक बल की गणना। ठीक है, सेल के विद्युत वाहक बल की गणना, इसको बोलते हैं EMF, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो सूत्र है वो ये है, वेरी गुड, ई कैथोड, ये हम कल कर चुके हैं। ठीक, लिख लिया आपने। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या चीज करनी पड़ेगी, जब हमारे पास ये निकालना है हमें मानक, जो मानक सेल विभव की मान हमको गणना करनी है,
तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कैथोड वाली जो अभिक्रिया है वो लिखनी पड़ेगी, यानी अर्ध सेल अभिक्रिया किसके लिए, कैथोड के लिए। इसी प्रकार से अर्ध सेल अभिक्रिया किसके लिए लिखनी पड़ेगी हमको, एनोड के लिए। ठीक है, दोनों की अर्ध सेल अभिक्रियाएं लिखनी पड़ेंगी। और फिर उसमें जो मतलब की बात देखने वाली होगी कि दोनों में जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, किसका, कैथोड अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान और एनोड अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, वो समान होना चाहिए। यानी अगर एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो कैथोड में भी 2 का होना चाहिए। अगर 2 का नहीं है, मान लीजिए जैसे कॉपर और एजी का है, एक आपका इलेक्ट्रोड है कॉपर और एक आपका है एजी, ध्यान देंगे सभी लोग, एक इलेक्ट्रोड आपका कॉपर है और दूसरा क्या है, एजी। तो कॉपर में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा, 2, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। लेकिन एजी एक, एजी क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से। किससे गुणा करेंगे, 2 से। मैं यहाँ करके बता देता हूं इधर साइड में। किससे गुणा करेंगे, 2 से। देखिए Cu एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, Cu2+, ठीक है, और एक पेन का ब्लैक पेन। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब इनके लिए आपको मानक अपचयन विभवों के मान आपको पता है, इनके लिए मानक अपचयन विभव है उसका मान आपको पता है। कैसे, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसकी वैल्यूज आपको दी जाएंगी। क्या होगा, जो वैल्यूज होंगी वो देगा, वो सामने लिख देगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू जो भी है, मान लीजिए इसकी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू बी है। ये वैल्यूज आपको एग्जाम में मिलेंगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक। अब लेकिन हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो आदान प्रदान है वो समान नहीं है। उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर दिया हमने, 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ बात ध्यान में रखने की ये है, यहाँ सभी लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे कि जब हम 2 से गुणा करेंगे तो मानक अपचयन विभव में 2 का गुणा नहीं करना है। हमने इक्वेशन बैलेंस करी है, क्या करी है हमने, इक्वेशन को या समीकरण को बैलेंस किया है। तो हम जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं करे कि सब 2 का गुणा इसमें किया है तो पूरे में ही 2 का गुणा इसमें भी 2 का गुणा कर दे। ये नहीं करना है आपको। मानक अपचयन विभव का जो मान है वो वही रहेगा जो आपको दिया है, भले उसके लिए 2 आयन है, 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, वो तो जिस वोल्टेज पर उसका अपचयन हो रहा है उसी पर ही होगा। उससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपके लिए 1 मोल है, 2 मोल है, 5 मोल है, 10 मोल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आ रही बात समझ में आपके। तो ये जो चीज मैं बताना चाह रहा था ये आपके क्लियर हो गई। तो ये दूसरी जो चीज है कि सेल के विद्युत वाहक बल की गणना, ठीक। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है और सभी लोग करेंगे और जिनसे मैं पूछूं वही उसका आंसर बताएंगे। तो जो दूर आरओटीज पर भी जो बच्चे बैठे हैं वो भी इस चीज को ध्यान से सुन लें। हमें जो दूसरा जो अनुप्रयोग है सेल के विद्युत वाहक बल की गणना, जिसका सूत्र क्या है, E0 सेल बराबर E0 क्या है, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव किसका, कैथोड का, माइनस मानक अपचयन विभव किसका, एनोड का। इसके हमें मान देंगे हम और हमको ई का वैल्यू निकालना है। तो मैं सूत्र लिखे रहने देता हूं यहाँ पर और फिर इसको हम एक न्यूमेरिकल यहाँ देखते हैं। ठीक है,
देखिए पहले तो इसको समझ लीजिए आप, जो मैंने लिखा है ये देखिए, किसी भी पूर्ण सेल को लिखने का एक तरीका है। क्या है? पूर्ण सेल को लिखने का तरीका। इससे तात्पर्य जो मैंने दो लाल रेखाएं खींची है बीच में, ये जो आपको दिख रही हैं दो लाल रेखाएं, इससे मतलब क्या है कि ये क्या है, ये एक अर्ध सेल है और एक ये अर्ध सेल है। ये दो अर्ध सेल हैं, एक अर्ध सेल ये है जिंक वाला और दूसरा अर्ध सेल है आपका लेड वाला, और बीच में दो लाल रेखाएं खींची हैं। इसका मतलब लवण सेतु के द्वारा ये दोनों सेल पृथक हैं। ये दोनों सेल पृथक हैं किसके द्वारा? लवण सेतु के द्वारा। बीच में क्या है? ये दो लाल रेखाएं किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, मैं चित्र के द्वारा समझा देता हूं। एक ये है और एक ये दो बीकर हैं। ठीक है, और ये दोनों बीकर आपस में किसके द्वारा संपर्क में? एक लवण सेतु। ये जो कल बताया था, जो विद्यार्थी कल आए थे उनको पता है, एक अर्ध सेल है। अब बाईं ओर जो है उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और जो दाईं ओर लिखा है वो क्या है आपके? कैथोड। वेरी गुड, शाबाश। बाईं ओर लिखा है मैंने एनोड और दाईं ओर कैथोड। आप सभी को पता है कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर क्या होता है? कौन सी? अपचयन। वेरी गुड। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। और एनोड पर क्या होता है वो बताएगा। हाँ, आप बताइए, नाम बताइए अपना, नाम बताइए पहले। ब्रजेश। तो ब्रजेश, एनोड पर क्या होता है? यानी एनोड पर क्या अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं, दान किए जाते हैं। गुड, वेरी गुड। बैठिए। तो ये आपका एनोड है, ये क्या है आपका? कैथोड है। ठीक, तो ये मैंने लिखा है। देखिए इससे तात्पर्य क्या है? अब इससे क्या तात्पर्य है? इससे क्या आपका जो इलेक्ट्रोड है, इससे तात्पर्य क्या आपका जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है? जिंक इलेक्ट्रोड है। और जिंक इलेक्ट्रोड में ध्यान देंगे, जिंक इलेक्ट्रोड में बना देता हूं, ये आपका क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक, Zn। ये किस में डूबा हुआ है? जिंक सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप है। ये क्या है? जिंक सल्फेट का विलयन। ठीक है, जिंक सल्फेट में कौन से आयन है? Zn2+। और उनकी ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने? 1 मोलर, यानी उनकी सांद्रता कितनी है? 1 मोल। क्लियर? अरे ये बात समझ में आपकी? उनकी सांद्रता क्या है? 1 मोल है, 1 मोल सांद्रता है। ये स्पष्ट हो गया आपको? ठीक है, अब मैं एक बार वापस से बता रहा हूं। इससे तात्पर्य है आपका जो जिंक है, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड किसमें डूबा हुआ है? जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक आयनों वाले, जिंक आयन रखने वाले विलयन जिसकी सांद्रता 1 मोलर है, वो जो दूसरे विलयन से, दूसरे अर्ध सेल से लवण सेतु के द्वारा पृथक है, उससे जुड़ा हुआ है। लवण सेतु उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं हम इसकी। तो आप में से कोई बताएगा कि इससे तात्पर्य क्या है? बेटा आप बताइए। हाँ, ये बताइए इसको। इस सिंबल मैंने लिखा है, पहले अपना नाम बताएं। दीक्षा बताइए। हाँ, ये लेड, इसका क्या मीनिंग है? हाँ, लेड है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है या क्या है? ये लेड क्या है? इलेक्ट्रोड है। गुड। हाँ, ये डिप है। वेरी गुड। तो दीक्षा ने अभी बताया, बैठिए, बिल्कुल सही बताया कि इसमें जो आपका लेड जो इलेक्ट्रोड है वो डिप है। किसमें? लेड इलेक्ट्रोड डिप है। किसमें? लेड आयन रखने वाले विलयन के अंदर। जैसा मैं यहां बना देता हूं, इधर है आपका ये जिंक और इधर ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? लेड। और ये सॉल्यूशन किसका है? लेड सल्फेट। और ये ब्रैकेट में क्या है? 1 मोलर सांद्रता, यानी ब्रैकेट में सांद्रता लिखना आवश्यक है। सांद्रता या सक्रियता, या आप दूसरा देखिए, गैस अगर गैसीय जो इलेक्ट्रोड है उस अवस्था में हम क्या करेंगे? दाब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दाब, प्रेशर। गैसीय इलेक्ट्रोड्स की जब हम बात करेंगे तब हम उसका प्रयोग करेंगे दाब का। तो ये मैंने यहाँ पूरा इस सेल का नोटेशन लिखा है कि एक सेल को संकेतों के द्वारा किस प्रकार से समझाया जा सकता है। तो बाईं तरफ जो लिखा है ये क्या है? एनोड। और इसके दाईं तरफ जो लिखा है कैथोड।
और ये दोनों आपस में जो लाल रेखा जो बीच में लिखी है मैंने, ये लवण सेतु, ये रहा लवण सेतु। कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो लवण सेतु है उसकी भूमिका क्या है। ये क्या करता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखने में सहायक होता है। तो आपके स्पष्ट हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक एनोड होता है और एक कैथोड, किस प्रकार से इनको सांकेतिक रूप से आप लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल की, कि न्यूमेरिकल हमारा ये था कि हमको मानक जो सेल विभव है, मानक सेल विभव का मान ज्ञात करना है। अब मानक सेल विभव का मान ज्ञात कैसे करेंगे, उसके लिए सूत्र जो मैंने लिखा है, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैथोड की अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, कैथोड की अभिक्रिया। तो आप सभी लोग कैथोड की, जो कैथोड इसके अंदर क्या है ये, और कैथोड पर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया अभी अभी। कौन सी अभिक्रिया होती है कैथोड पर, अपचयन। तो आप लिखिए अपनी अपनी किताब कॉपीज में लिखेंगे कैथोड की अभिक्रिया। मैं बोर्ड पर लिखता हूं, जो गलत है वो टैली कर लीजिएगा। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया आप लिखेंगे अपनी कॉपीज में है, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। देखिए कैथोड किसका है, आपका लेड का। हेलो, अच्छा, हाँ हाँ, हेलो, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, कोई सवाल है आपका? अच्छा अच्छा, टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको जो आवाज़ आ रही है और जो चित्र प्राप्त हो रहे हैं वो बिल्कुल सही प्राप्त हो रहे हैं? जो वीडियो आ रहा है और जो आवाज़ की जो क्वालिटी है, वॉइस की क्वालिटी बिल्कुल सही है? तो देखिए, जो हम बात कर रहे थे कैथोड की, हम बात कर रहे थे, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। ये अभिक्रिया कैसी है आपकी, अपचयन अभिक्रिया है। कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन। इसी प्रकार से हम एनोड का लिखेंगे। किसका लिखेंगे, एनोड। गुड, वेरी गुड। +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अभिक्रियाएं हो गई। एक तो हमने अभिक्रिया लिख ली कैथोड की और एक लिख ली एनोड की। अब यहाँ किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मैं इस तरीके से कोई नोटेशन लिखूंगा, सेल का नोटेशन लिखूंगा, आप क्या करेंगे, एक एनोड की, एक कैथोड की अभिक्रिया लिखेंगे, एक एनोड की। वेरी गुड। कुल अभिक्रिया, टोटल रिएक्शन लिखिए आप कॉपीज में। कुल अभिक्रिया मैं पूछूंगा आप लोगों से भी। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? हाँ, गंगानगर पर मेरी आवाज आ रही है क्या? गंगानगर पर जो विद्यार्थी बैठे हैं, क्या उन सभी को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? चलिए, देख लिया आपने टोटल रिएक्शन। एक बार रुकिए, एक एक पूछिए, एक बार पूछिए। हेलो, अब बच्चों आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी साफ आपको? हाँ, आ रही है। अच्छा, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ वैद्युत रसायन, और जिसमें अभी ये कैथोड और एनोड की बात कर रहा हूँ, जिसमें अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखी है, ये आपके समझ में आई है? हाँ जी। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। हाँ, चलिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चलिए आपसे पूछ लेते हैं। अभी अभी मैंने यहाँ एनोड की अभिक्रिया लिखी है और कैथोड की अभिक्रिया लिखी है, जिसमें कैथोड तो लेड का है और एनोड आपका जिंक का है। तो इसकी कुल अभिक्रिया क्या आप लिख सकते हैं? कुल अभिक्रिया बता सकते हैं? जो कुल अभिक्रिया इन दोनों को जोड़ने पर आएगी, एनोड की अभिक्रिया और कैथोड की अभिक्रिया, वो आप बता सकते हैं?
चलिए आप देखिए, मैं लिख रहा हूं कुल अभिक्रिया, आप उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। तो देखिए, मैं पहले आप में से किसी से पूछता हूं, आप लोगों ने लिख लिया है तो बेटा आप बताइए। चलिए, Pb+2 aqueous, वेरी गुड। Zn solid, Zn+2 aqueous, वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अब वापस से इसको हम समझ लेते हैं। जो हमारे विद्यार्थी अभी गंगानगर में बैठे हुए थे, हमने उनसे क्वेश्चन किया था कुल अभिक्रिया यानी नेट रिएक्शन, वो हम कैसे लिखेंगे। नेट रिएक्शन लिखेंगे हम, पहले हम लिखेंगे कैथोड अभिक्रिया या एनोड, और दूसरी बार एनोड की अभिक्रिया। कैथोड की अभिक्रिया लिख ली हमने, फिर एनोड की लिख ली, ठीक है। उन दोनों को एक साथ जोड़ के लिख लीजिए। अगर हम सरल शब्दों में कहें, क्या लिख लें, जोड़ के लिख देंगे। और जो कॉमन चीज आ रही है, जो दोनों तरफ कॉमन है, उनको यूज नहीं करेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, ये और ये, तो इनको यूज नहीं करेंगे। बाकी देखिए, ये लेड है, ये हमने यहां से लिया, ये लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज लेफ्ट में लिख लेंगे, बाईं तरफ जो चीज है उनको बाईं तरफ, और दाईं तरफ जो चीज है उनको दाईं तरफ। तो ये इधर लेड लिख लिया, उसके बाद जिंक है, जिंक आ गया, फिर आपके लेड सॉलिड है, ये इधर आ गया, और ऐसे जिंक है, फिर ये जिंक एक्वस इधर आ गया। तो आपके समझ में आ गया होगा कि कुल नेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब इस नेट इक्वेशन यानी ये कुल अभिक्रिया जो लिखी है हमने, इसका कुछ फायदा या यूज है। हाँ, इसका यूज है। इसका यूज कहाँ होगा, जब हम नर्नेस्ट समीकरण लिखेंगे। कौन सी समीकरण, नर्नेस्ट समीकरण जब हम लिखेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। कुल सेल अभिक्रिया, ये आपको ऐसे ही नहीं लिखाई है, आप जो नहीं सीख पाए इसको एक बार वापस से देख लीजिए, क्योंकि जब भी आपको नर्नेस्ट समीकरण लिखनी पड़ेगी किसी सेल के लिए, तो उसके लिए आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, कुल सेल अभिक्रिया, उसके द्वारा ही आप नर्नेस्ट समीकरण लिख पाएंगे। नहीं तो आपको फिर वहां पर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में मान लीजिए ये देंगे, खाली एग्जाम में क्या आएगा, खाली आपके सांकेतिक चिन्ह आएगा। ये सांकेतिक चिन्ह आएगा और मान आएंगे। मान किसके आएंगे, मानक अपचयन विभवों के मान आएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कुल सेल अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, और कुल सेल अभिक्रिया लिखने के बाद वो सब चीजें कहाँ लिखनी पड़ेंगी, उसकी सहायता से नर्नेस्ट समीकरण, और नर्नेस्ट समीकरण में फिर आपको वो मान, मानक अपचयन विभव के रखने पड़ेंगे और इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये हम जब मैं न्यूमेरिकल देने वाला था आपको, उसमें जो अब आप उसको करिए जल्दी से, उसमें जो वैल्यूज है वो आप नोट कर लीजिए। -0.126 वोल्ट, -0.763 वोल्ट। ये मैं गोले में कर देता हूं, इससे आपको साफ पता लग जाए। देखिए, जो मैंने बोर्ड पर जो वैल्यूज लिखी हैं, बाईं तरफ जो वैल्यू मैंने काले गोले में लिखी है -0.763 वोल्ट, ये क्या है आपका मानक अपचयन विभव है। किसके लिए, एनोड के लिए। और जो दाईं तरफ गोले में जो वैल्यू लिखी है वो क्या है, मानक अपचयन विभव है कैथोड के लिए, -0.126। हमारा सूत्र क्या है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ये आप याद करिए, इसमें बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस सबका ये आ रहा है, निकाल लिया। मैं आके देखूंगा कॉपीज में, आप ध्यान रखें, जो विद्यार्थी अभी यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं वो देख अपनी कॉपीज में करें, मैं उनकी कॉपीज चेक करूंगा आकर अभी। तो जैसा कि इन्होंने बताया अभी, ये जो वैल्यूज आ रही है ये प्लस के 0.637 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। कैसे कैलकुलेट करी है, किस प्रकार से कैलकुलेट करी है, कैथोड वाले मान में से एनोड वाले मान को घटा दिया। मैं उधर हल कर देता हूं, उस बोर्ड पर, इस पर जगह नहीं है। तो देखिए आप, E0 सेल बराबर
कैथोड माइनस एनोड, कैथोड की वैल्यू क्या है माइनस 0.126, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, घटाना है। तो क्या घटाना है आपको, एनोड का मान माइनस 0.763। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस 0.126 प्लस 0.763 और इसकी जो वैल्यू है 0.637 वोल्ट। आ गया समझ में। तो ये हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यह है कि सभी विद्यार्थियों के समझ में आ जाए, कोई पॉइंट जो विद्यार्थी थोड़ा समझ में कम आ रही है जिनके, उनके वो भी चूक नहीं जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। नहीं तो अपने को अभी तक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है। तो सरल सा न्यूमेरिकल था, बहुत सरल न्यूमेरिकल था, ये आप कर चुके हैं, बिल्कुल सही बताया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो तीसरा अनुप्रयोग है, जो तीसरा जो अनुप्रयोग है वो इस राइट से भी साफ है कि कोई भी अभिक्रिया फीजिबल है या नहीं, उसकी संभाव्यता, संभाव्यता इंग्लिश में लिख देता हूं फीजिबिलिटी। कि कोई भी अभिक्रिया संभव है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा, ये भी आप इस जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इससे हम चीज निकाल सकते हैं। तो ध्यान देंगे, जो सेल विभव है, कौन सा, सेल विभव, इसका मान हमेशा क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। धनात्मक आएगा तभी वो सेल अभिक्रिया संपन्न होगी, तभी वो सेल अभिक्रिया, यानी कहने का मतलब एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा, दूसरे पर ऑक्सीकरण होगा। और अगर धनात्मक नहीं आ रही है तो अग्र दिशा में वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, पश्च दिशा में होगी। किसमें होगी, पश्च। जब आप कैथोड को तो एनोड बना दोगे और एनोड को कैथोड बना दोगे। क्लियर, ठीक। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है देखने वाली, ये जो मैंने आपको बताया, ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, सभी लोग ध्यान देंगे। ये जो वैल्यू है सेल विभव का मान धनात्मक कब आएगा, ये क्या है, कैथोड है, और दूसरी तरफ क्या है, एनोड। तो एनोड का मान क्या आना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक मिनट, एनोड का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक या कम होना चाहिए। वापस से ध्यान देंगे, सेल विभव का मान सेल विभव का मान धनात्मक आने के लिए जो शर्त है, कंडीशन है, उसमें क्या है, एनोड का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, अगर मैं उसको बोलूं। ठीक, ये रहा है। और नेगेटिव मान किसके होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऋणात्मक मान किसके हैं, जो प्रबल अपचायक तत्व हैं, जो क्या है आपके प्रबल अपचायक, ऊपर जो तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, ये जो तत्व हैं, इनके मान क्या है, ऋणात्मक है। तो ये कैसा काम करेंगे, एनोड का, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। वेरी गुड। तो यानी ऊपर जो तत्व हैं, जो आपके वैद्युत रासायनिक जो श्रेणी है, उसमें जो तत्व हैं ऊपर की तरफ, उन पर वो क्या है, उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जो नीचे जो तत्व हैं वो क्या होगा, अपचयन। तो ये कैथोड का मान क्या आना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। ठीक, तभी ये मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो आपके क्लियर हो गया, वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, जो उसमें ऊपर जो तत्व हैं, प्रबल अपचायक तत्व जिनको हम बोल रहे हैं, उनके मान कैसे होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए उनके मान, ऋणात्मक। उनके मान ऋणात्मक, तो उन पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या है, ऑक्सीकरण। और नीचे वाले तत्व कैसी भूमिका निभाएंगे, उनके वो जब हम उनको लेंगे तब वो इलेक्ट्रोड कैसी भूमिका निभाएंगे, अपचयन। वहाँ क्या होगा, अपचयन। ठीक, तो ये तीसरा हमारा अनुप्रयोगी हो गया। एक फोन आ रहा है, ये ले लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते, आप किसका, कौन सा, इसमें लेड के लिए जो वैल्यू लिखी है, जो मानक, कहाँ से बोल रहे हैं आप, अच्छा पाली से बोल रहे हैं। नाम क्या है आपका,
अच्छा, और कोई सवाल इसके अलावा ये बता देते हैं, और बताइए। अच्छा ठीक। तो देखिए, एक विद्यार्थी हैं पाली से, पीयूष, उन्होंने पूछा है, तो शायद समझ नहीं पाए इस न्यूमेरिकल को। उन्होंने पूछा साहब कि लैड के लिए वैल्यू क्या है। ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, ये जो वैल्यू लिखी है, जहाँ लैड लैड लिखा है, ये इलेक्ट्रोड लिखा है, अर्ध सेल लिखा है, इसके नीचे जो मैंने कैथोड लिखा है, ये जो मान है, ये क्या है? मानक अपचयन विभव है। क्या है? किसके लिए? लैड के लिए। और ये जो लिखा है एनोड के नीचे, जो मैंने गोले में लिखा है, ये किसके लिए मानक अपचयन विभव है? जिंक के लिए। ठीक है, हमको किसमें से क्या घटाना है? कैथोड में से। आगे बात होगी। तो मेरे ख्याल से उस बच्चे का समाधान हो गया होगा जो पीयूष पाली से बोल रहा था। एक और ले लेते हैं। हेलो, हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? लूणकरण सर से। आपकी परेशानी, जो आपका क्वेश्चन है वो बताइए। हाँ हाँ, क्या नहीं बताया बेटा? नहीं, वो मैंने इक्वेशन लिख दी, कुल जो सेल अभिक्रिया है वो मैंने लिख दिया है। नरनेस समीकरण, हाँ वो मैं बताऊंगा अभी, है ना बेटा। अभी वो पूरा टॉपिक है अलग से, नरनेस समीकरण, वो अभी बताएंगे। तो देखिए, अभी ये लूणकरण सर से फोन था, वो नरनेस समीकरण वो पूछ रहे थे। उनका सवाल ये था, ध्यान देंगे आप यहाँ पर सभी लोग, जो फोन आया अभी लूणकरण सर से, वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी है आपने सर, इसका अभी क्या प्रयोग है, इसको कैसे करेंगे। इसके लिए हम नरनेस समीकरण है उसका डेरिवेशन करेंगे और वहाँ हम इसका यूज़ लेने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने इसके जो अलग अलग अनुप्रयोग हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। एक तो आपका सेल विभव का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा एक अनुप्रयोग क्या है कि वो अपचायक है या ऑक्सीकारक है, इसका पता लगा सकते हैं। तीसरा अनुप्रयोग क्या है कि वो अभिक्रिया संभव है या नहीं है, फीजेबल है या नहीं है। तो कौन सी सेल वाली जो अभिक्रिया है उसका मान हम किससे निकालेंगे? सेल विभव के मान से। किसके? सेल विभव का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई। आपको ये भी पता लग गया एनोड कौन से तत्व होंगे और कैथोड कौन से तत्व होंगे। एनोड वो तत्व होंगे जिनके लिए अपचयन विभव का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा या कम होगा। और कैथोड वो तत्व होंगे जिनके लिए अपचयन विभव का मान अधिक होगा या धनात्मक। अधिक से तात्पर्य, मान लीजिए एक तत्व है उसका मान है -3 और दूसरा तत्व है उसका मान है -2। एक तत्व है -3, उसका नाम अपचयन विभव का मान है -3 और दूसरे तत्व का अपचयन विभव है -2। तो कौन सा ऑक्सीकारक हो की भूमिका निभाएगा, कौन सा अपचयन होगा, वो बताइए आप। -3 वाला क्या होएगा? -3 वाले उस पर इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? अपचयन होगा या ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण। वेरी गुड। तो ये आपकी अब चीज़ क्लियर हो गई है मेरे ख्याल से। अब आप न्यूमेरिकल्स इस पर आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक लिख रहा हूँ, एक मैं इक्वेशन यहाँ पर लिखने वाला हूँ और उसके द्वारा आप मेरे को बताएंगे कि ये कैसे करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया इसके अंदर, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ? वो अनुप्रयोग है इसका, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या? जो आपके मेटल्स हैं वो एसिड के साथ, HCl के साथ या H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फ्री कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। और ये जो मेटल्स उनको बोलते हैं एक्टिव मेटल्स। क्या बोलते हैं उनको? सक्रिय धातु। तो इस जो श्रेणी है हमारी वैद्युत रासायनिक जो श्रेणी है, उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कौन से धातु तो सक्रिय धातु है और कौन से धातु असक्रिय नहीं है। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे? देखिए, यहाँ से आप ले लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। लिथियम पहला था, फिर हाइड्रोजन का 0 था, इसका -3 पॉइंट समथिंग था और ये F2 था, इसका कितना +2 समथिंग था। जो भी है वो आप देख लीजिए। ये हमारी श्रेणी थी। ठीक, तो ये तो -3। हमारी जो अभिक्रिया है वो क्या है? E0 सेल बराबर
E0 कैथोड, एनोड। ठीक है, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब इसको नोट कर लीजिए आप, फिर क्योंकि ये इस पर क्या होता है? अपचयन। वेरी ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं ऐसे धातु जो किससे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो वो कहाँ आएंगे इस श्रेणी के अंदर? कैसे हम ये जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें किस प्रकार से सहायता करती है? ठीक, हर ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एनोड ऑक्सीकरण है, ये कैथोड पर अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का है 0। ठीक, अब अगर अपचयन वाला ये जो इलेक्ट्रोड है, अपचयन वाला जो इलेक्ट्रोड है, जो मैंने ध्यान देंगे जो सर्किल किया है पूरा, ठीक है, ये कैसा हो? अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, कैसा इलेक्ट्रोड हो? ठीक, और आप जो आपका एनोड है, जो आपका एनोड है, इसमें वे तत्व हो जिनके लिए अपचयन हुआ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। यानी ये कैथोड है, ये तो क्या है आपका? हाइड्रोजन है, और आपका जो एनोड है वो ऋणात्मक अपचयन विभव वाले तत्व। तब तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, क्योंकि ई का जो वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ई की जो मान है, इसका जो मान है वो क्या आएगा? धनात्मक। क्यों? क्योंकि ये तो 0 आ जाएगा, माइनस ये ऋणात्मक मान है, ये कैसे मान है? और माइनस माइनस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, आ रही है बात समझ में आपके? ये चीज क्लियर है? ठीक, अब कौन से धातु हैं वो? कौन से धातु हैं? ऊपर बताइए, नाम बताइए। मैग्नीशियम, कोबाल्ट। मैग्नीशियम है आपका, कोबाल्ट है, ये धातु तो क्या है आपके? सक्रिय धातु। क्या है? लेकिन कॉपर, जो आपका कॉपर है, एजी है, सिल्वर है, ठीक है ना? कॉपर, सिल्वर, क्या ये हाइड्रोजन मुक्त करेंगे? कॉपर और सिल्वर ये हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो मान है, मानक अपचयन विभव के मान है, ये तो हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? सेल जो मान है उसका मान क्या आ जाएगा? नेगेटिव। फोन काफी आ रहे हैं। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। लास्ट जो अनुप्रयोग था ये भी चीज क्लियर हो गई। एक ले लेते हैं। हेलो हेलो, तो हमारा ये चीज पूरा, इसके जो अनुप्रयोग थे वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। हेलो, चलिए अब मैं आता हूं निर्णय समीकरण पर, तो हमारा मेन दूसरा पॉइंट है। हेलो, किसका? अच्छा, प्लस IVE बेटा, प्लस IVE से तात्पर्य धनात्मक। प्लस, इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉजिटिव, और माइनस IVE से मतलब होता है नेगेटिव, ऋणात्मक। प्लस प्लस IV का मतलब धनात्मक, और माइनस IVE से तात्पर्य है ऋणात्मक। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, अब हम निर्णय समीकरण करके फिर इसको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। ये मेरे ख्याल से सभी लोगों ने नोट कर लिया है। अब इस बोर्ड की सहायता लेते हैं, जैसे ROT पर जो बच्चे नोट नहीं कर पाए तो वो नोट कर लेंगे उसको। चलिए आप लोग मेरे को बताएंगे, मैं आप लोगों से इस चीज को पूछता हूं कि जो निर्णय समीकरण है
वो किस किस के मध्य, कौन कौन सी राशियों के मध्य संबंध स्थापित करता है, या उससे हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, या क्या है वो बेसिकली। नर्नेस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो इक्वेशन दी थी। ठीक है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया तो है, ऐसे नहीं कह सकते साहब हमें बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, मैं ये नहीं मानूंगा। ठीक है, तो आप और आप क्लास में आने का हमेशा जो नियम होता है, तो अच्छे विद्यार्थी हमेशा क्या करते हैं, क्लास में जाने से पहले उस टॉपिक को पहले से ही पढ़कर जाते हैं। अच्छे विद्यार्थियों का क्या नियम होता है कि वो टॉपिक जाएंगे पढ़कर, जिससे कुछ सवाल पूछ सकें, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अच्छे से समझ में आ जाए। ब्लैंक फेस की तरह क्लास में जाने से कोई भला नहीं होता है कि आप पढ़कर नहीं आए और सीधे आ गए। तो आप में से अपने आप स्वेच्छा से कोई हाथ खड़ा करे और बताए कि साहब नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अगर कुछ है तो वो बताएं। हाँ बताइए, वेरी गुड, सही बता रहे हैं, खड़े होके बताइए। सही बताया आपने, खड़े होके बताइए। चलिए, कोई बातें नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। हम टॉपिक जो हमारा शुरू कर रहे हैं वो है नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट समीकरण। मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया है, एक सेल अर्ध सेल अभिक्रिया है, वो इस प्रकार से संपन्न हो रही है। ये सेल अभिक्रिया है, लिख लिया आपने। बातें नहीं करेंगे, आप ध्यान दीजिए। ये मैंने एक अर्ध सेल अभिक्रिया लिखी है। जो बच्चे आरओटीज पर बैठे हैं और दूर दराज वाले क्षेत्रों में बैठे हैं वो ध्यान देंगे। हम ये टॉपिक जो कवर कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है नर्नेस्ट समीकरण। एक अर्ध सेल अभिक्रिया है जिसमें एक धातु है, वो क्या, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया है। तो ये N इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित हो जाता है MS सॉलिड रूप में। तो इसके लिए जो नर्नेस्ट समीकरण होगी, जो साइंटिस्ट ने समीकरण दी थी वो ये थी ई से तात्पर्य विभव। ई से तात्पर्य क्या है आपका, विभव, सेल विभव। तो सेल विभव E बराबर E0। E0 से तात्पर्य क्या है, मानक, मानक परिस्थितियों में जो सेल विभव है। E बराबर सेल विभव बराबर E0। ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बता रहा है कि किस प्रकार का वो सेल है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको सरल रूप में और लिख सकते हैं हम। E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log MS MN प्लस एक्वस। बातें नहीं, क्लियर हो गया ये चीज। यहाँ पर ये कौन सी समीकरण है हमारी, नर्नेस्ट समीकरण है। ठीक, ये सभी लोगों ने उतार ली। ठोस अवस्था के अंदर, किसके अंदर, ठोस अवस्था में ये जो वैल्यू है, ये कितनी आपकी, 1 आती है। ये वैल्यू क्या है, 1 है। इसकी जो सक्रियता है या एक्टिव सांद्रता है, इसका मान 1 माना जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो हम इस समीकरण को पुनः लिख सकते हैं, पुनः समीकरण को लिखने पर ऊपर सब E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बटे NF log 1 अपॉन M से तात्पर्य M फॉर मेटल,
एम का मतलब धातु। मैं ये सारे नोटेशन में बता रहा हूँ, ये इक्वेशन लिख ली सभी लोगों ने। अब देखिए जो हमारी निर्णय समीकरण है, हेलो कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? हाँ अपना नाम बताइए। हेलो हेलो, हाँ आपका सवाल पूछिए। अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। देखिए गंगा पोल स्कूल जयपुर से ही है, एक बच्ची ने सवाल पूछा है कि एक बार सर वापस से रिपीट कर दीजिए, तो आप भी एक बार देख लीजिए फाइनल। जो विद्यार्थी समझ नहीं पाए पीछे वो भी ध्यान देंगे। ये समीकरण हम बात कर रहे हैं निर्णय समीकरण की, ठीक है। निर्णय समीकरण क्या करता है? निर्णय समीकरण शैल विभव किस किस के मध्य? शैल विभव और सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित करता है। किसके मध्य? शैल विभव ई और सांद्रता, इनके मध्य संबंध स्थापित करता है। तो हमारी जो समीकरण है, मान लीजिए कोई अर्धशैल अभिक्रिया निम्न प्रकार से संभव होती है। अपचयन अभिक्रिया है, ये आपका धातु आयन है, धातु आयन n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। इसके लिए जो निर्णय समीकरण होगी वो होगी, ये नीचे देख लीजिए आप, E बराबर E0, E क्या है? शैल विभव, E0 क्या है? मानक शैल विभव, माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग MS बटे MN प्लस। अब R क्या है? गैस नियतांक। R क्या है? इसका मान है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स प्रति मोल, ठीक। T क्या है? परम ताप, ठीक है। T क्या है आपका? कैसे निकालेंगे? 273.15 में जो वैल्यू है वो जोड़ दें। N क्या है? ये लिख रहा हूं मैं, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? N। मान लीजिए जो हमने हमारी इक्वेशन थी, ये कॉपर वाला जो एग्जांपल था, लेड वाला एग्जांपल था, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा था? 2। तब N बराबर कितना होता? 2। F क्या है? फैराडे। फैराडे की वैल्यू क्या होती है? 96,500 कूलम। आ रही है आपको पता क्या है सारी चीजें? R गैस नियतांक, T परमताप, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। R क्या है? गैस नियतांक, T क्या है? परमताप, ये N है, ये क्या चीज है आपके? इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए या लिए गए। अपचयन में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और ऑक्सीकरण में दिए जाते हैं। और F क्या है? फैराडे नियतांक, इसका मान होता है 96,500 कूलम। अब मान लीजिए ये आपके सबके समझ में आ गया है, जो दूर विद्यार्थी बैठे हैं, और ये जिस बच्ची ने क्वेश्चन किया था गंगा पोल स्कूल से, उनके भी समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए, बातें नहीं भाई, आप यहां ध्यान देंगे, R बराबर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल, ठीक है। टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है? तो T बराबर कितना होगा? 273 प्लस 25, 298। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ बेटा बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, लोग का मान बताइए, लोग का मान कैसे निकालते हैं? किसका मान? ये लोग का मान कैसे निकालते हैं? लॉग का मान निकालेंगे, बिल्कुल अभी एक आज निकालेंगे लॉग का मान। क्या नाम है बेटा आपका? राजवीर सर। हाँ तो ऐसा है, अभी अपन ये निर्णय समीकरण कर लें, इसके बाद एक न्यूमेरिकल करूंगा मैं, फिर उसमें लॉग का मान निकालेंगे, ठीक है ना। अभी समीकरण को पूरा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है सर। लॉग की चलिए, तो देखिए आप सभी लोग, ये टी की वैल्यू हो गई, आर की हो गई, क्लियर। एफ बराबर 96,500, ये सारे मान यहां रख देंगे इसमें, इस समीकरण में ये सारे मान रखने पर और इसको हल करने पर। ई बराबर E0 माइनस 0.0591
Mn जलीय माध्यम में। ठीक, क्लियर हो गया। ये क्या है आपका नर्नेस्ट समीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए। किसी अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए क्या है नर्नेस्ट समीकरण। ये लिख लिया सभी लोगों ने। ये 0.0591 कैसे आया, कैसे आया बेटा ये बताएगी, क्या नाम है? हाँ आप बताइए। दीक्षा मल्होत्रा के पीछे जो बैठी है बताइए। क्या नाम है? नाम बताइए पहले तो अपना। इसको रख दो बैग को आराम से बेटा। क्या नाम है आपका? भारती। बताइए भारती, ये मान कैसे आया 0.0591? हमारी समीकरण तो ये थी 2.303 RT बटे NF, ये समीकरण थी। तो उससे ये मान कैसे प्राप्त हुआ आप बताइए। हाँ, R का मान रख दिया हमने, ठीक है। T का मान रख दिया 298, गुड। और किसका मान रखा? F का, ठीक है, वेरी गुड। तो इन सबको सॉल्व करने पर, यानी कहने का मतलब ये जो सारे मान हैं आपके R, T और F, R का मान, T का मान और F का मान इस समीकरण में रखने पर, R, T और F की जगह रखने पर, और उसको हल करेंगे तब आएगा 0.0591 बाई N। N क्या है यहां पर, उसको बोलने दीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं या ग्रहण किए गए हैं। वेरी गुड, शाबाश, बैठ। ठीक, तो ये हमारा आपके नर्नेस्ट समीकरण हो गया। ठीक, अब एक इक्वेशन मैं ले लेता हूं, जनरल इक्वेशन है एक बड़ी, उसके द्वारा इसको और क्लियर कर लेते हैं। और फिर लॉग वाली बड़ी एक चल रही है। मैं गणित वाले सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो लॉग का, तुम्हें सारे लॉग एंटी लॉग कैसे लेते हैं पढ़ाएंगे क्या सर, लॉग वाला चीज। तो ये जब भी जितने भी जो विद्यार्थी आप बैठे हैं, तो ये लॉग, एंटी लॉग, ऋणात्मक लॉग, हाँ फिर वो तो मुझे ही बता। चलिए आप लोगों को ये देखिए, मैं आपको लिए इतनी मदद कर सकता हूँ कि जो लॉग लेने के जो तरीके हैं, जैसे लॉग कैसे लेंगे, एंटी लॉग माइनस का कैसे लेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सिर्फ हमारी कक्षा लॉग या एंटी लॉग निकालने पर ही आधारित नहीं होगी। तो हमारा काम है पहले केमिस्ट्री जो अपना टॉपिक है उसको कंप्लीट करना। ये फिर इसका सब्सिडरी पार्ट है, आपका जो भाग छूट जाएगा उसमें अपनी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हमारी पूरी कक्षा ही हम लॉग और एंटी लॉग के कर दें वो संभव नहीं है। उसके लिए आप गणित के सर की सहायता लेंगे। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना। बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताऊंगा, ठीक। तो देखिए हम एक मैं इक्वेशन लिख लेता हूं और उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी ये चीज। भाई बातें नहीं, ये इक्वेशन लिखिए आप। कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें अभिकारक A के स्मॉल a मोल्स हैं, अभिकारक B के स्मॉल b मोल्स हैं, और वो चेंज हो रही है इस प्रकार से। और जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, n इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो नर्नेस्ट समीकरण होगी कौन सी, वो होगी E इजिकल टू E0 माइनस 2.303 RT, बातें नहीं भाई पीछे, NF C की घात C D की घात D बटे A की घात A और B की घात स्मॉल b। इसको लिख लीजिए, इससे हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। एक सामान्य अभिक्रिया मैंने लिखी जिसमें एक अभिकारक है A, दूसरा अभिकारक है कैपिटल B। इन दोनों के A मोल और इसके स्मॉल b मोल आपस में अभिक्रिया करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं C और D। लेकिन इस सारी अभिक्रिया के दौरान कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, n इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। यानी एक संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। ये क्या है, एक संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। तो उसके लिए संपूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए जो निर्णेस्ट समीकरण है वो क्या होगी, E इजिकल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, सॉरी ये लॉग लगाना मैं भूल गया, ये बीच में लॉग आएगा, लॉग
और फिर c की घात स्मॉल c, d की घात स्मॉल d डिवाइड। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली कि ये जो मान है इसके जो मैंने लिखा है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, जिसको मैंने रेड सर्किल से गोला किया, ये जो वैल्यू है इसको देखकर आपको कुछ आइडिया लग रहा है थोड़ा बहुत? ये क्या है? ये आप बताइए पीछे से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? साम्य नियतांक या साम्य स्थिरांक। ये जो आपको मैंने इसको रेड सर्किल में गोला किया है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्या है? आपका साम्य स्थिरांक मान है। तो कहने का मतलब जो आपका सेल विभव है, सेल विभव है, उसको हम किससे संबंधित कर रहे हैं? साम्य स्थिरांक से। किससे संबंधित कर रहे हैं? तो ऐसे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिसमें साम्य स्थिरांक का मान दिया होगा और सांताओं के मान नहीं दे रखेंगे। किसका? साम्य स्थिरांक के मान दे रखे होंगे, टेम्परेचर के दे रखा होगा वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वैल्यू दे रखी होगी और आपसे सेल विभव की गणना करवाई जाएगी। तो इस इक्वेशन को वापस से लिख देता हूं मैं। E इज इक्वल टू E0 माइनस, बातें नहीं भाई पीछे, 2.303 RT बाई NF log KC। ठीक है, और KC क्या है? साम्य नियतांक, स्थिरांक या नियतांक जो भी आप बोलना चाहें, बराबर c की घात c, d की घात कैपिटल तो हमने संबंध स्थापित कर दिया सेल विभव और साम्य स्थिरांक। तो निर्णय जो समीकरण है, निर्णय समीकरण में क्या है आपके? एक तो सेल विभव E, और उसकी निर्णय समीकरण किसमें संबंध स्पष्ट करता है? सेल विभव और सांद्रता। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। निर्णय समीकरण सेल विभव और सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित करता है। फिर उसके कई अनुप्रयोग हैं, जैसा अभी हमने पहला एक चीज देख ली कि वो साम्य स्थिरांक से किस प्रकार से संबंधित है। दूसरा हम निकालेंगे मुक्त ऊर्जा जो डेल्टा जी है, उससे भी वो किस प्रकार से संबंधित है। तो एक अपन व्यवहारिक जो अपने सेल इक्वेशन है उसको लेते हैं और उसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे। ये देखिए आप, एक इक्वेशन है, बातें नहीं भाई, इसको उतारिए आप इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन है, इसको उतार लीजिए। ये बीच में किसका साइन है? बीच में किसका साइन यूज किया है मैंने? उत्क्रमणीय या इक्विलिब्रियम के लिए। इन दोनों में क्या है? साम्य स्थापित हुआ है। तो आपका जो ये क्या है? जिंक Zn, ये Cu2 प्लस, ये Zn2 प्लस एक्वस और ये Cu। तो इसके लिए हमको क्या लिखना है? इक्वेशन लिख ली है। कौन सी इक्वेशन लिखनी है? नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो आप लिखिए नर्नेस्ट इक्वेशन। इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन लिखें। मैंने जो टर्म यूज किया ध्यान देंगे, यहाँ क्या हो रहा है? साम्य स्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है? और जब साम्य स्थापित होता है, जो वैल्यू है साम्य पर, सेल विभव का मान 0 होता है। क्या होता है? किसका मान? सेल विभव का मान, यानी E की वैल्यू क्या होगी? 0। मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, एक संकेत दे रहा हूं कि एट इक्विलिब्रियम यानी साम्य पर सेल विभव का मान क्या है? 0 है। E का मान क्या है? 0। E बराबर क्या है? 0। तो हमारी जो इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू E0, E इज इक्वल टू E0। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी? मानक सेल विभव।
तो निकालिए इसी को, ये समीकरण। अर्ध सेल विभव वाली जो सभी अभिक्रिया थी उसकी सहायता ले सकते हैं आप। किसकी सहायता ले सकते हैं? अर्ध सेल विभव वाली अभिक्रिया की। चलिए यहां देखिए आप, साम्य होने की अवस्था में सेल विभव का मान क्या है? 0 है। क्या है आपका सेल विभव का मान? तो हमारी जो समीकरण है वो क्या होगी? E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाई 2। ठीक है, लॉग बातें नहीं भाई पीछे, Cu2 प्लस। अब देखिए फाइनल है हमारा, फिर इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। E इज इक्वल टू E0, E क्या है आपका? मानक। E क्या है आपका? सेल विभव। E0 क्या है? मानक सेल विभव, यानी जब ताप कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब 1 एटमॉस्फेयर, बराबर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ 2 कैसे आया? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ये जो अभिक्रिया है, जैसे Cu2 प्लस से आप 2 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा किसमें चेंज होगा? Cus में, सॉलिड। ठीक, इसी प्रकार से आपका जिंक वाला जो केस है, जिंक में भी क्या हो रहा है? जिंक वाले केस में क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। ई का जो मान है इक्विलिब्रियम पर है, साम्य पर है, क्या है? 0 है। तो E0 बराबर क्या हो जाएगा? E0 बराबर 0.0591 बटे 2 लॉग Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस। ठीक, आ गई बात समझ? अब आप इसमें जो ध्यान देंगे और घर पर जाके करेंगे आप न्यूमेरिकल्स, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखेंगे कि ये जो समीकरण है इसमें जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। गुड, वेरी गुड। तो जो ऊपर जो आएगा वो कौन सी अवस्था आएगी? ऑक्सीकृत अवस्था। जिंक कहाँ आ रहा है? आपके लॉग के अंदर जो ऊपर आ रहा है वो कौन सी आपकी अवस्था है? ऑक्सीकृत। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो आपका जो समीकरण है, नर्नेस समीकरण, उसमें क्या है? E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। लॉग ऊपर क्या आ गई? ऑक्सीकृत अवस्था, और नीचे क्या आई? कॉपर। कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। तो ऊपर ऑक्सीकृत अवस्था, नीचे अपचायक अवस्था जो अपचयित हो रही है वो, ये दोनों। अब इनके जो वैल्यूज हैं, अगर आपके वैल्यूज दिए जाएंगे जब न्यूमेरिकल में, आप मान रख देंगे, जिंक का मान रख देंगे, कॉपर का मान रख देंगे, आपको क्या मान मिल जाएगा? मानक जो अपचयन विभव है उसका मान ज्ञात हो जाएगा, मानक अपचयन विभव का। ठीक, तो अभी तो आज हमने सिर्फ इसका थियोरेटिकल पार्ट किया है, न्यूमेरिकल्स हमने इसके नहीं किए। कल हम ऐसा करेंगे, कल 4-5 तरीके के न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड, नर्नेस समीकरण पर बेस्ड लेंगे, जिससे आपको आसानी होगी। और आप भी अपना ऐसा करना, जो आपके किताब में दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें हल करने की कोशिश करना। जो आज पढ़ा है जो उसको एक बार रिवाइज करना है।